नमस्कार। आचार्य श्री महाप्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती प्रसाद सोने प्रवक्ता इतिहास आप सभी का स्वागत करता हूँ। हाँ बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए बीएड पार्ट थर्ड। बीए बीएड थर्ड की क्लास। इसमें भी द्वितीय पेपर, सेकंड पेपर, इसमें भी फर्स्ट क्लास, प्रथम क्लास। इसमें जो आपके सिलेबस के में जो आया है वह है मुगल पीरियड। मुगल पीरियड या मध्यकालीन भारत में ही यह आता है और मुगल काल की स्थापना बाबर ने की और बाबर ने भारत में आकर मुसलमानों या मुगल वंश की नींव रखी और अनवरत रूप से यह शासन चलता रहा जो अंतिम रूप से 1856-57 में जाकर खत्म हुआ। यानी एक शासन की जो स्थापना 1526 में हुई और 1856 के लगभग समाप्त हुआ। इतने बड़े जो राजवंश है, इतने समय तक जिसने राज किया, उसके राजवंश के बारे में हमको विस्तृत रूप से अध्ययन करना है। इस वंश की स्थापना कब हुई, किसने की, कैसे की, इन सभी परिस्थितियों को या इसके स्थापना से पहले की क्या परिस्थितियां थी जिसकी वजह से यह मुगल वंश की स्थापना हुई, इन आदि बातों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाबर। (1526 से 1530) बाबर को पढ़ाने से पहले जनरली इनके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। बातों में क्या है जनरली कि बाबर का समय क्या रहा, बाबर ने क्या क्या काम किए, भारत में कौन कौन से युद्ध लड़े, इनका विस्तृत अध्ययन बाद में कर लेंगे। पर प्रमुख रूप से बाबर के बारे में जनरली ये है कि ये मुगल वंश का संस्थापक था। इसने एक पुस्तक लिखी तुजुक-ए बाबरी, जो तुर्की भाषा में लिखित है। आदि आदि बातें हैं। पर बाबर को पढ़ने से पहले हम बाबर के जो पूर्व भारत की क्या स्थिति है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उससे क्या है कि बाबर को पढ़ने में आसानी रहेगी। स्टार्ट करते हैं। बाबर के आक्रमण से पूर्व भारत की राजनीतिक दशा। बाबर के भारतीय अभियान के समय भारत की राजनीतिक दशा सोचनीय थी। संपूर्ण भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। उस समय के भारत की तुलना महमूद गजनवी व मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के समय के साथ की जा सकती है। जिस प्रकार 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में संपूर्ण भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, उसमें अत्यधिक पारस्परिक ईर्ष्या एवं द्वेष की भावना थी, उसी प्रकार बाबर के समय भी थी। यानी महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी ने जब 11वीं और 12वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया था तो भारत के जो राज्य थे अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित थे, जो आपसी ईर्ष्या व मनस्तेजता से आपस में लड़ते थे। और यही स्थिति बाबर के आने से पूर्व भी थी। अंतर केवल इतना था, यानी डिफरेंस, कि महमूद गजनवी व गोरी के आक्रमण के समय राजपूत राज्य विद्यमान थे, किंतु बाबर के सामने अफगानों व राजपूत दोनों राज्य थे। यानी उनके सामने तो सिर्फ कौन थे, राजपूत राज्य, पर बाबर के सामने कौन थे, अफगान भी थे और राजपूत भी थे। इस प्रकार बाबर के भारतीय अभियान के समय भारत की स्थिति विदेशी आक्रांताओं के लिए पूर्णतः उचित थी, क्योंकि देश अलग अलग भागों में विभाजित था। तात्कालिक भारतीय स्थिति के विषय में लेन पूर्ण ने लिखा है, विजेताओं की जाति अशांतिकारियों
की एक भीड़ के रूप में संगठित हो गई थी, जो राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए परस्पर लड़ते थे, परंतु राज्य को संभालने में किसी की क्षमता नहीं थी। लेन पूल ने क्या कहा कि जो विजेताओं की जो जाति थी वह अब अशांतकारियों के रूप में बदल गए। सब आपस में लड़ रहे हैं शासन के लिए। शासन प्राप्त सभी करना चाहते हैं, पर शासन करना किसे ही नहीं आता। भारत के तत्कालीन शासकों ने तैमूर के आक्रमण से भी सबक नहीं लिया। 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और अपार धन संपदा लूटी। भारत में विद्यमान रही सही व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तैमूर के आक्रमण के पश्चात स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी व्यवस्थाएं सारी की सारी चौपट हो चुकी थी, तथा तत्कालीन शासकों ने पारस्परिक ईर्ष्या को भुलाकर संगठित होने का प्रयास नहीं किया। पारस्परिक द्वेष को इससे प्रबल बल मिला और जो उसका उदाहरण भी बना। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने निमंत्रण दिया, दौलत खां लोदी ने निमंत्रण दिया और बाबर ने इसे स्वर्ण अवसर समझा और बाबर इसी की प्रतीक्षा में था। बाबर ने स्वयं भी भारत की तत्कालीन स्थितियों का वर्णन अपनी पुस्तक तुझु के बाबरी में किया है, जिसके अनुसार भारत की राजधानी दिल्ली है। सुल्तान सिहाबुद्दीन गोरी के समय सुल्तान फिरोज शाह तक हिंदुस्तान का अधिकांश भाग दिल्ली के बादशाह के अधीन था। जब मैंने इसे जीता तो वहाँ 5 मुसलमान 2 काफिर शासकों का राज्य था। यों तो पहाड़ी व जंगली प्रदेशों में अनेक छोटे छोटे राजा थे, परंतु बड़े 5 ही थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय अभियान के समय बाबर जानता था राजनीतिक एकता का भारतीयों में अभाव था। विभिन्न राज्यों के शासक को आधार बनाकर भारत को 4 भागों में उस समय विभाजित किया गया था। पहला, सिंधु नदी से बंगाल तक का उत्तरी क्षेत्र मुसलमानों के अधीन था। द्वितीय, मुसलमानों द्वारा अधिकृत दूसरा क्षेत्र पश्चिमी गुजरात व सीमावर्ती प्रदेश। तृतीय, उत्तर व दक्षिण के मुस्लिम राज्यों के मध्य राजपूताना था, जिस पर राजपूतों का शासन था। इनका प्रमुख केंद्र मारवाड़ था, मारवाड़ यानी चित्तौड़गढ़, उदयपुर। चतुर्थ, सुदूर दक्षिण में विजयनगर राज्य था, जहां हिंदुओं का शासन था। अब भारत के समय बाबर के समय भारत में कौन कौन से राज्य विद्यमान थे, जिसका जिक्र बाबर ने किया है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा देख लें। पहला, दिल्ली। दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था। उस समय दिल्ली की जनता की स्थिति अच्छी नहीं थी, ना ही शासक की उसकी शक्ति में निरंतर ह्रास हो रहा था। शक्ति के कम हो जाने के कारण दिल्ली सल्तनत की सीमाएं संकुचित हो गई थी, यानी अब सीमाएं छोटी हो चुकी थी। इस कारण इब्राहिम लोदी के समय दिल्ली की सीमाएं आगरा, जैनपुर तथा सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही फैली थी। इब्राहिम स्वयं भी योग्य शासक नहीं था। उसने अपने पिता की नीतियों का ही अनुसरण किया, किंतु वह उनके समान योग्य नहीं था। उसने अफगानों के विरुद्ध भी हथियार उठाए थे। यद्यपि इब्राहिम ने इन विद्रोहों का दमन किया, किंतु इससे सबसे महत्वपूर्ण में अशांति और व्यवस्था फैल गई। अब हथियार उठा लिया था अफगानों के विरुद्ध ही, अपने जातीय मुसलमानों के विरुद्ध ही, तो जनता में असंतोष हो गया था और संपूर्ण साम्राज्य में अशांति फैल गई थी। इब्राहिम की इस निरंकुश नीति ने अफगानों में असंतोष की भावना को बढ़ाया। वह सुल्तान को हटाने का प्रयत्न करने लगे। सुल्तान इब्राहिम के चाचा आलम खां ने भी इसका विरोध किया और स्वयं को दिल्ली का दावेदार प्रस्तुत किया। उनके सूबेदारों ने भी अपनी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। जो उनके सूबेदार नियुक्त थे अन्य सूबों में, उन्होंने भी स्वयं को अपने यहाँ का शासक घोषित कर दिया और इब्राहिम लोदी कुछ न कर सका। पंजाब में सूबेदार दौलत खां, बिहार का बहादुर खां, जैनपुर के अफगान सरदार नासिर खां ने
इस दिशा में पहल की थी। यानी यह सब स्वयं को अपने अपने राज्य का स्वामी समझने लगे। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की स्थिति 1526 में अत्यंत ही कमज़ोर हो गई। क्लियर? क्योंकि दिल्ली का जो शासक था वह कमज़ोर था, अपने सजातीय अफगानों के विरुद्ध ही उसने हथियार उठा लिए थे। इससे जनता में और सरदारों में, सूबेदारों में असंतोष व्याप्त हो गया और वह सुल्तान के विरुद्ध हो गए। और उसका चाचा आलम खां लोधी तो स्वयं को दिल्ली सल्तनत का स्वामी समझने लगा था। क्लियर? अगला पंजाब दिल्ली सल्तनत का ही अंग था। वहाँ का सूबेदार दौलत खां था। इब्राहिम की निरंकुश नीतियों, उसकी अयोग्यता व दौलत खां की महत्वाकांक्षा के कारण इब्राहिम व दौलत खां के परस्पर संबंध कटु हो गए। इब्राहिम लोधी के विरुद्ध उसने बाबर से भी सहायता लेने का प्रयत्न किया तथा स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यानी उसकी महत्वाकांक्षा थी तो उसकी नीतियाँ थी, दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए और उसने स्वयं को पंजाब का शासक घोषित कर दिया। इस प्रकार बाबर को अपने भारतीय अभियान के समय उत्तरी पश्चिमी भारत में प्रवेश करने में सहायता मिली। अगला है बंगाल हुसैनी वंश। बंगाल में हुसैनी वंश का राज्य था। बंगाल में हुसैनी वंश की स्थापना फिरोज तुगलक के समय अलाउद्दीन हुसैन शाह ने की थी। कालांतर में हुसैनी साम्राज्य की सीमाएं उड़ीसा, कूच बिहार तक फैल गई। यानी उसने वहाँ पर स्वयं को शासक घोषित कर दिया था। अलाउद्दीन हुसैन ने फिर अपने राज्य की सीमाओं को भी बढ़ा लिया था। अलाउद्दीन हुसैन का पुत्र नुसरत शाह भी अपने पिता के समान योग्य शासक था। बाबर ने भी उसकी योग्यता को स्वीकार करते हुए उससे संधि कर ली थी। यानी बाबर उससे मित्रता कर चुका था। बहादुर खां। बिहार वस्तुतः दिल्ली सल्तनत का ही अंग था, किंतु वहाँ भी इब्राहिम के शासनकाल में विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। लोहानी के नेतृत्व में यह विद्रोह किया गया था, जिसे दबाने के लिए इब्राहिम असफल रहा। बिहार निरंतर दिल्ली शासकों के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न कर रहा था। यानी वह भी बीच में आ रहा था। अगला है जैनपुर। इसमें शासन की स्थापना की थी नासिर खां ने। जैनपुर भी दिल्ली सल्तनत का अंग था, किंतु वहाँ भी नासिर खां के नेतृत्व में दिल्ली सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ हो चुका था और उससे संघर्ष कर रहे थे। क्लियर? यह रहा बिहार, जैनपुर। अगला है मालवा पर आक्रमण करके खिलजी शासक अलाउद्दीन ने 1310 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का उसे अंग बना लिया। जिस समय 1398 में तैमूर ने भारत पर अभियान किया, तब व्याप्त अव्यवस्था का लाभ उठाकर दिलावर खां ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। यानी तैमूर ने 1398 में जब आक्रमण किया था तो वहाँ के जो सूबेदार थे दिलावर खां ने स्वयं को मालवा का शासक घोषित कर दिया। 1434 ईस्वी में दिलावर खां के वंश के शासन की समाप्ति हुई। उन्हीं के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। मालवा में खिलजी वंश के शासन की स्थापना हुई। अब आगे किसकी स्थापना होगी? खिलजी वंश की स्थापना होगी। 1526 ईस्वी में मालवा का शासक महमूद द्वितीय था, जो एक अयोग्य शासक था। महमूद द्वितीय को सिंहासन पर बैठाने में राजपूत सरदार मेदिनी राय ने सहायता की थी। अलाउद्दीन महमूद द्वितीय को शासक बनाने में मेदिनी राय ने सहायता की थी। अतः महमूद द्वितीय मेदिनी राय के प्रभाव में था। मेदिनी राय ने मालवा में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर राजपूतों को नियुक्ति करवा दी, जिससे मुसलमान असंतुष्ट हो गए। अब महमूद द्वितीय को शासक बना दिया। अब मेदिनी राय के कहे अनुसार उसने महत्वपूर्ण पदों पर राजपूतों को बिठा दिया, किंतु इससे जो मुसलमान थे वह असंतुष्ट हो गए। महमूद द्वितीय ने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह की सहायता लेकर मेदिनी राय पर आक्रमण किया। अब उस व्यवस्था, मेदिनी राय की व्यवस्था से महमूद द्वितीय हटना चाहता था, तो उसने क्या किया? गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह से सहायता की बात कही, इधर आक्रमण किया। मेदिनी राय ने मेवाड़ के शासक राणा सांगा से मदद ले ली, मांगी। महमूद द्वितीय को पराजित होना पड़ा। इस आंतरिक संघर्ष के कारण मालवा की शक्ति को धक्का लगा, यानी वह अंदर लड़ रहे थे और शक्ति क्षीण हो गई थी। अगला खानदेश। खानदेश ताप्ती नदी की घाटी में बसा है। यानी ये आप देखेंगे एमपी के, मध्य प्रदेश के इधर, गुजरात के और एमपी के जस्ट थोड़ा सा आसपास में यह है खानदेश। खानदेश ताप्ती नदी की घाटी में बसा छोटा सा राज्य था।
इस राज्य की स्थापना मलिक अहमद ने बहमनी राज्य के विरुद्ध विद्रोह करके 1365 ईस्वी में की थी। मलिक अहमद एक योग्य शासक था तथा उसके शासनकाल में खान देश उन्नति करता रहा, किंतु 1399 में उसकी मृत्यु हो गई और खानदेश का पतन होना प्रारंभ हो गया। यानी जो योग्य राजा थे वह अब समाप्त हो गए और वह पतन की ओर चल रहा था। खानदेश की शक्ति को क्षीण होता देखकर गुजरात के शासक ने उस पर अधिकार करने का प्रयत्न किया तथा दोनों राज्यों के मध्य लंबा संघर्ष हुआ। 1518 ईस्वी में खानदेश के शासक गाजी खां की मृत्यु हुई। उसका उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया जाए, इस प्रश्न को लेकर अहमदनगर व गुजरात के शासकों ने खानदेश में हस्तक्षेप किया। अंततः गुजरात का शासक अपने समर्थक आदिल खां को खानदेश के सिंहासन पर बिठाने में सफल रहा। अतः खानदेश पर गुजरात राज्य का प्रभाव स्थापित हो गया, जिससे खानदेश की शक्ति भी क्षीण हो गई। 1320 में आदिल खां की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उसका पुत्र महमूद प्रथम राजगद्दी पर बैठा, जो बाबर के समकालीन था। कौन था? महमूद प्रथम, खानदेश का। अगला है गुजरात। 1307 ईस्वी में गुजरात एक स्वतंत्र राज्य था, किंतु 1307 ईस्वी में वह अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति का शिकार बना और दिल्ली का अंग बन गया। 1398 ईस्वी में तैमूर ने लाभान्वित होकर गुजरात के प्रशासक जफर खान ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। वह मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात के सिंहासन पर आसीन हुआ। इस वंश के प्रमुख शासकों में महमूद बेगरा व उसका पुत्र मुजफ्फर शाह द्वितीय। मुजफ्फर शाह ने न केवल राजपूतों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया, वरन सुल्तान इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां को शरण देकर इब्राहिम से कट्टर दुश्मनी लेने का साहस किया। मुजफ्फर शाह द्वितीय बाबर का समकालीन था। अगला है सिंध। सिंध फिरोज तुगलक ने सिंध व मुल्तान क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर दिल्ली सल्तनत में मिलाया, किंतु तैमूर के आक्रमण के बाद सिंध स्वतंत्र हो गया। 1516 ईस्वी में सिंध पर कांधार के शाह बेग अरगो ने अधिकार कर लिया। यानी सिंध के शासक सिंध पर कांधार के शाह ने अधिकार कर लिया। कुछ समय पश्चात उसके पुत्र शाह हुसैन ने मुल्तान पर भी अधिकार कर लिया। बाबर के आक्रमण के समय सिंध अरगों के ही प्रभाव में था, यानी अरग जो जाति थी उनके प्रभाव में ही सिंध था। कश्मीर। कश्मीर उत्तर पंजाब के उत्तर पश्चिम में स्थित है। 14वीं शताब्दी में कश्मीर में हिंदुओं का राज्य था, किंतु 1399 ईस्वी में हिंदू राजा रामचंद्र की हत्या उसके मंत्री शाह मिर्जा ने की। मिर्जा ने कश्मीर में मुसलमान शासन की स्थापना की। 1420 में कश्मीर का शासक जैनुल आबदीन बना, जो योग्य शासक था। इसी कारण उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैनुल आबदीन एक धर्म सहिष्णु शासक था। जैनुल आबदीन की मृत्यु 1470 में हुई। उसके उत्तराधिकारी योग्य न थे, अतः कश्मीर में भी अराजकता फैल गई। बहमनी राज्य दक्षिण में। बहमनी बरार राज्य से कृष्णा नदी तक विस्तृत था। इस राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन ने महमूद तुगलक के विरुद्ध विद्रोह करके की थी। दक्षिण भारत में स्थित इस राज्य में अनेक योग्य किंतु धर्मांध शासक हुए। इन राजाओं का पड़ोसी हिंदू राज्य विजयनगर से संघर्ष निरंतर चलता रहता था। इससे उनकी शक्ति क्षीण हो गई। 1481 में अत्यंत योग्य मंत्री महमूद गवां को मृत्युदंड देने के पश्चात बहमनी राज्य तीव्र गति से पतन की ओर अग्रसर हुआ। उनके प्रांतपतियों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और बहमनी राज्य 5 भागों में विभाजित हो गया। बहमनी साम्राज्य भी एक राज्य था, वो भी 5 भागों में विभाजित हो गया, क्योंकि उसका जो योग्य मंत्री था महमूद गवां, उसको मृत्युदंड दे दिया था। अब वो तो था जब तक सबको कंट्रोल में था, पर जैसे उसको मृत्युदंड दिया 5 राज्यों में विभाजित हो गए। कौन कौन से थे? बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर थे, जिनमें पारस्परिक द्वेष है। अब ये 5 राज्य आपस में लड़ने लग गए। पहले तो ये 5 मिलकर एक थे विजयनगर, बहमनी, जो विजयनगर से हमेशा लड़ते रहते थे। अब ये बहमनी राज्य ही 5 राज्यों में विभक्त हो गया और आपस में लड़ने लगा, जिनसे पारस्परिक द्वेष था। अतः बहमनी राज्य की रही सही शक्ति समाप्त हो गई, वह अराजकता व्याप्त हो गई। अगला है
उड़ीसा उड़ीसा एक अत्यंत शक्तिशाली एवं प्रमुख राज्य था। उसकी शक्ति के कारण ही मुसलमान अब तक उस पर अधिकार करने में असफल रहे तथा बंगाल के शासक दक्षिण में आगे नहीं बढ़ पाए। राज्य यद्यपि अत्यंत शक्तिशाली था, किंतु भारतीय राजनीति में उसकी भूमिका उतनी प्रमुख नहीं थी। इसके कारण उड़ीसा का दिल्ली से बहुत दूर होना था। यानी उड़ीसा के शासक भले योग्य थे, सब कुछ थे, पर उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह भारतीय राजनीति में सक्रिय सहयोग दे सके, क्योंकि वह दिल्ली से बहुत दूर था। अगला है विजयनगर राज्य। विजयनगर भी दक्षिण भारत का एक हिंदू राज्य था जो अत्यंत शक्तिशाली था। हिंदू धर्म के गौरव को बनाए रखने के लिए यहाँ के शासक प्रयत्नशील थे। हिंदू राज्य होने के कारण विजयनगर के शासक का पड़ोसी बहमानी शासकों से निरंतर संघर्ष हुआ। इस कारण विजयनगर के शासक उत्तर भारत की राजनीति में उल्लेखनीय भाग लेने में असफल रहे। यानी वह दक्षिण में ही लड़ते रहे, बहमानी और विजयनगर आपस में लड़ते रहे। वर्षों तक ये युद्ध चला और जिससे वह उत्तर भारत की राजनीति में अपनी कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभा सके। बाबर के अभियान के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कृष्णदेव राय था। मोस्ट इंपोर्टेंट, कृष्णदेव राय, जो अत्यंत योग्य और पराक्रमी था। क्लियर। अगला है मेवाड़। मेवाड़ में उस समय राणा सांगा का शासन था। वह संपूर्ण राजपूताना पर अधिकार रखने की क्षमता थी और रखता था, और वह संपूर्ण राजपूताना को एक कर उसने इब्राहिम लोदी को भी परास्त कर दिया, गुजरात के शासक को भी परास्त कर दिया और एक अपनी मजबूत झंडा गाड़ दिया। बाबर भी उससे शासनान्वित था कि भारत में अगर राजपूताना में अगर शासक है, उत्तर भारत में अगर योग्य शासक है तो वह राणा सांगा है। क्लियर। यह हो गई भारत में बाबर के आगमन से पूर्व भारत के विभिन्न राज्यों की दशाएं। अब बाबर के बारे में पढ़ें। बाबर को इनवाइट किसने किया था? आलम का लोदी, दौलत का लोदी, दोनों नाम आते हैं, देख लेना। अगला, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ। जन्म 14 फरवरी 1483 बाबर का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता कुतलुब निगार खानम। ये चंगेज खान और तैमूर दोनों के वंशज थे और इन्हीं वंशजों से उत्पन्न हुआ था बाबर। बाबर का अर्थ होता है बाघ, तुर्की भाषा में। बाबर का तुर्की भाषा में अर्थ होता है बाघ था। अपने पिता की मृत्यु होने पर बाबर लगभग 11 वर्ष की आयु में शासक बना। 1494 में शासक बना। क्लियर। कहां का शासक बना? फरगना का। फरगना अभी उज्बेकिस्तान में है। क्लियर। अगला देखिए, बाबर ने फरगना की राजधानी अंदीजान ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना भाई। फरगना की राजधानी उस समय क्या थी? अंदीजान। बाबर के पिता उमर शेख के राज्य फरगना की राजधानी अंदीजान थी। उमर शेख अपने एक छोटे से राज्य से संतुष्ट नहीं थे तथा अपने भाई अहमद मिर्जा जो समरकंद व बुखरा का शासक था से संघर्ष करता रहता था। इसी संघर्ष काल में 1894 में उमर शेख मिर्जा की छत से गिरकर मृत्यु हो गई और लगभग 12 वर्ष की आयु में बाबर फरगना का शासक बना और फरगना राज्य का बोझ बाबर के कंधों पर आ गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है
हिजरी 899 के रमजान मास में 12 वर्ष की आयु में फरगना देश का शासक बना। क्लियर। प्रारंभिक कठिनाइयाँ, ये बाबर के बारे में मुख्य मुख्य रूप से बातें हैं। क्लियर। प्रारंभिक कठिनाइयाँ, यानी बाबर शासक बन गया। शासक बनने के बाद उसे कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में पढ़ेंगे। अल्पायु में फरगना के सिंहासन पर बैठने के पश्चात बाबर को अपार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर बाबर के चाचा अहमद मिर्जा समरकंद के शासक व दूसरी ओर मामा महमूद खान ने फरगना पर अधिकार करने का प्रयास किया। यानी उसके चाचा और मामा अब फरगना पर अधिकार करने की सोचने लगे। क्लियर। किंतु बाबर ने अपनी जनता की सुदृढ़ व स्वामी भक्ति के कारण फरगना की रक्षा करने में सफल रहा। इस सफलता से बाबर का आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ गया, जिससे प्रेरित होकर उसने समरकंद पर आक्रमण की योजना बना ली। यानी अपने चाचा के साम्राज्य पर अधिकार करने की योजना बना ली, क्योंकि जनता उसके साथ थी। अब उसने पहला जो आक्रमण किया था वो था समरकंद पर आक्रमण। समरकंद एक प्रमुख नगर था, जिसका शासक बाबर का चाचा अहमद मिर्जा था। यह नगर सुंदरता एवं शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। बाबर इस नगर पर अधिकार करना चाहता था। समरकंद पर आक्रमण करने के लिए बाबर को जुलाई 1496 तक तैयारियां शुरू करने लगा, किंतु रुकना पड़ा। समरकंद का शासक अहमद मिर्जा की मृत्यु हो गई। बाबर ने जुलाई 1496 में समरकंद पर आक्रमण किया, किंतु इस अभियान पर उसे सफलता नहीं मिली। पश्चात 1797 में बाबर ने पुनः आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। बाबर ने समरकंद पर लगभग 100 दिन तक शासन किया था। फरगना में विद्रोह हो गया। समरकंद पर अधिकार कर लिया, किंतु फरगना जो बाबर जहाँ का शासक था वहां पर विद्रोह हो गया। बाबर के भाई जहांगीर ने स्वयं को फरगना का शासक घोषित कर दिया। बाबर अस्वस्थ होने के कारण तुरंत फरगना न जा सका। स्वस्थ होने पर वह फरगना गया, किंतु बहुत देर हो चुकी थी, अतः वह वापस समरकंद लौटा। किंतु बाबर की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर अहमद मिर्जा के पौत्र अली मिर्जा ने समरकंद पर अधिकार कर लिया। यानी यहाँ जहांगीर ने अधिकार कर लिया और यहाँ पर अली बेग ने। अब बाबर कहाँ का शासक है? दरदरबट को। फरगना लौटा, किंतु बाबर की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर अहमद मिर्जा के पुत्र अली मिर्जा ने समरकंद पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार बाबर के हाथ से फरगना और समरकंद दोनों ही निकल गए। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, इस प्रकार फरगना के निमित्त मैंने समरकंद छोड़ा और अब यह देखता हूं कि एक राज्य हाथ से निकल गया और दूसरा आया नहीं। यानी एक राज्य तो हाथ से निकल गया और दूसरा भी आया नहीं, फरगना भी गया और समरकंद भी गया। इस प्रकार बाबर के अधीन खोजंद नामक एक पहाड़ी क्षेत्र ही रह गया तथा बाबर की सेना भी समाप्त प्राय हो गई। अब सेना भी नहीं बची। बाबर के लिए यह अत्यंत अपार संकट का समय था। वह इधर उधर भटकता रहा। अपनी आत्मकथा में उसने लिखा कि फरगना का शासक बनने के बाद ही 2 रमजान वह एक स्थान पर बिता सका तथा मुझ पर विपत्ति का समय आ गया था और मैं बिना रोए नहीं रह सका। यानी इतना महान सम्राट भी रोए बिना नहीं रह सका। फरिश्ता में भी बाबर की स्थिति के विषय में लिखा है, वह किस्मत की गेंद और शतरंज के बादशाह के समान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहा, परंतु इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद उसने अपना साहस व धैर्य नहीं खोया। यानी उसके राज्य में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पहाड़ी है खोजंद नाम, फिर भी उसने न सेना है, फिर भी उसने साहस और धैर्य नहीं खोया। यही एक वीर या बोलते हैं ना कर्मशील पुरुष की निशानी है। नेक्स्ट, फिर फरगना पर विजय। अगली विजय किस कहां पर की उसने? फरगना पर। चौदह सौ 98 में बाबर ने पुनः फरगना पर अधिकार कर लिया,
किंतु यह विजय भी स्थायी नहीं रह सकी। 1500 ईस्वी में फरगना पुनः उसके हाथ से निकल गया तथा वह वापस जंगलों और कंदराओं में शरण लेने के लिए विवश हुआ। यानी यह भी ज़्यादा 2 वर्षों ही रहा, फिर यह भी वापस चली गया, वापस वो कंदराओं में लौट गया। समरकंद पर विजय, फिर वापस वहां उसने कहा क्या, समरकंद पर आक्रमण। 1501 में बाबर पुनः समरकंद पर अधिकार कर लिया, किंतु समरकंद पर उसका आधिपत्य अधिक समय तक कायम न रह सका, क्योंकि उज़्बेक सरदार शेबानी खां ने सर ए पूल नामक स्थान पर बाबर को हरा दिया। इस प्रकार बाबर का आधिपत्य यहाँ मात्र 8 महीने का रहा। शेबानी खान ने इसको समरकंद से भी परास्त कर दिया। अगला है काबुल पर अधिकार। समरकंद हाथ से निकल जाने पर बाबर ने 1502 ईस्वी में 1504 तक दर दर भटकता रहा। उज़्बेक नेता शबानी खान ने इस बीच संपूर्ण ट्रांसऑक्सियन पर अधिकार कर लिया। इसी समय बाबर को काबुल पर अधिकार करने का मौका मिल गया। काबुल में बाबर के चाचा उलूग बेग की मृत्यु हो जाने पर वहां अराजकता विद्यमान थी, अतः अवसर का लाभ उठाते हुए 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। काबुल में शासन करते हुए बाबर के दिन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगे और उसने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। 1507 बादशाह, कहीं कहीं बादशाह में मिलता है। उससे पहले बाबर मिर्जा उपाधि लगा देते, बाबर और उनके पिता मिर्जा उपाधि लगा देते, पर बाद में वह बादशाह की उपाधि धारण कर ली। अगला फिर समरकंद पर अधिकार, जहां 8 महीने तक वह शासन रहा था पिछली बार। बचपन से ही बाबर समरकंद पर अधिकार करने का स्वप्न देखता था। 1504 ईस्वी में काबुल का शासक बन जाने के बाद समरकंद पर विजय की उसकी आकांक्षा भी बाकी थी। 1510 ईस्वी में बाबर को ज्ञात हुआ कि उज़्बेक सरदार शेबानी खां ईरान के शाह के साथ युद्ध में मारा गया। शेबानी खां की मृत्यु का समाचार सुनकर बाबर ने की समरकंद पर अधिकार करने की इच्छा प्रबल हो उठी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने ईरान के शाह के साथ संधि की। 1511 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार कर लिया। ईरान के शाह के पास था, उससे उसने संधि की और समरकंद का शासक बन गया और ईरान के शाह की छत्र छाया में शासन करने लगा। इसी कारण उसे शिया मत अपनाना पड़ा, जिस समरकंद के सुन्नी निवासियों ने घोर विरोध किया। इस प्रकार उज़्बेक सरदार अब्दुल्ला खान ने समरकंद पर आक्रमण किया, बाबर को कुल ए मलिक नामक स्थान पर परास्त किया और समरकंद बाबर के हाथ से जाता रहा, क्योंकि वह शिया मत का धर्मावलंबी हो गया था। ये बात वहाँ पसंद नहीं है, तो एक अब्दुल्ले खां ने समरकंद पर आक्रमण कर दिया और बाबर को वहाँ से खदेड़ दिया। अब बाबर सोच रहा है भारत में की ओर देखकर, अतः उसने भारत में अपना अधिकार जमाने के लिए भारत की ओर प्रस्थान करने की सोची। इसके लिए उसने क्या किया, निर्णय, भारत आक्रमण। बाबर ने भारत में प्रारंभिक जो आक्रमण किए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको मैं बता दूं, बाबर ने उज़्बेकों से तुलगुमा पद्धति सीखी, मंगोलों से व्यू रचना और ईरानियों से बारूदों का प्रयोग, और सजातीय तुर्कों से अश्वसेना का संचालन। क्लियर।
इसमें भी बहुत सी बार क्या होता है, बच्चों को पूछा जाता है कि तुलगुमा पद्धति क्या है। तुलगुमा पद्धति कभी कभी आपको जनरली मैं बता देता हूँ। तुलगुमा पद्धति, अब इसके बारे में भी क्या है कि अलग अलग प्रमाण मिलते हैं। कोई तो कहता है कि गाड़ियों को जोड़कर उनके बीच में तोपें रख देते हैं, उसको भी तुलगुमा पद्धति कहते हैं। कहीं कहीं क्या मिलता है कि तुलगुमा पद्धति सेना को 4 भागों में बांट देते थे, ठीक है। इस भाग को सामने रखते थे, इस भाग को इधर आक्रमण करने के लिए भेजते थे, यानी ये 100% तो 25-25%, यानी 25% को सेना को सामने रखते थे, 25 को इधर भाग से 25 को इधर भागते सेना पर आक्रमण करने की बात करते थे, 25% को रिजर्व रखते थे और जब जरूरत पड़ी ये सेना भी जोड़ दिए जाती थी। ऐसी तुलगुमा पद्धति के बारे में भी मिलता है। क्लियर। आगे मंगोलों से उन्होंने व्यू रचना यानी युद्ध कैसे लड़ा जाए, इसकी व्यू रचना उन्होंने मंगोलों से सीखी कि किस प्रकार की युद्ध प्रणाली बनाई जाए, तो सामने वाले शत्रु पर किस प्रकार किया जाए जिससे उसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्षति हो। इसके लिए उन्होंने व्यू रचना मंगोलों से सीखी। ईरानियों से बारूदों का प्रयोग, अब बारूद से एक ही बार में दूर से ही बारूद चला सकते हैं, फेंक सकते हैं, जिससे सामने वाले की ज़्यादा से ज़्यादा सेना का नुकसान हो। अगला, अपने सजातीय तुर्कों से अश्व सेना का संचालन, यानी पहले के युद्ध लड़े जाते थे पैदल ज़्यादा होते थे, तो उन्होंने कहा घोड़ों का उपयोग लेना शुरू कर दिया। अब उसका संचालन कैसे करें, सैनिक ऊंचा हो गया और वह ज़्यादा तलवार चलाने लगा, तो उससे क्या है कि पैदल सेना का सफाया होने लगा। ये कैसे किया जाए, ये जो अश्व सेना का संचालन है उसने तुर्कों से सीखा, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भारत पर आक्रमण करने से पूर्व बाबर निम्न बातों में पारंगत हो चुका था। क्लियर। अब बाबर के भारतीय अभियान हम इससे अगली वाली क्लास में लेंगे। थैंक यू।